गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फंजाई पेनिसिलियम, जिसे कि सामान्यतः ग्रीन अथवा ब्लू मोल्ड यानी हरी अथवा नीली फफूंद के नाम से जाना जाता है। आप सभी ने यह फंजाई देखा होगा। उपरोक्त कवर चित्र में भी आप यह हरी व नीली फफूंद देख रहे हैं और अवश्य ही आप इसे पहचानते होंगे, क्योंकि यह सिट्रस फ्रूट जैसे कि संतरा, नारंगी, कीनू इत्यादि पर व्यापक रूप से पाई जाती है। तो आइए देखते हैं इसका वर्गीकरण अथवा क्लासिफिकेशन। किंगडम है माइकोटा, क्योंकि पेनिसिलियम में क्लोरोफिल का अभाव होता है तथा इसकी सेल वॉल काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। डिवीज़न यूमाइकोटा, सेल वॉल उपस्थित रहती है। सब डिवीज़न है एस्कोमाइकोटिना। एस्कस शब्द यहाँ पर सैक लाइक अथवा बोरे नुमा संरचना को प्रदर्शित करने के लिए काम में लिया गया है। तो एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कस नाम की विशेष बोरेनुमा संरचनाएं बनती हैं। क्लास है प्लेक्टोमाइसिटीज़। इस क्लास में एस्कोस्पोर्स की संख्या 2 से 8 होती है। ऑर्डर यूरोशियल्स, जिसके सदस्य होमो अथवा हीट्रोथैलिक होते हैं। फैमिली यूरोशिएसी, जिसका खास लक्षण है कि इसमें फ्रूटिंग बॉडी क्लिस्टोथीसियम प्रकार की पाई जाती है तथा वह भी बाहरी परत पेरिडर्म के द्वारा या पेरिडियम के द्वारा घिरी रहती है। जीनस पेनिसिलियम, जिसकी अनेक जातियां पाई जाती हैं। पेनिसिलियम की लगभग 100 जातियां संपूर्ण विश्व में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं। अब हम देखते हैं कि पेनिसिलियम का नाम कैसे दिया गया। तो यह वंश पेनिसिलियम जो है वह डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड पेनिसिलस से। तो पेनिसिलस का अर्थ होता है आर्टिस्ट्स ब्रश या कलाकार की कूंची। पेनिसिलियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाली संरचना कोनिडियोफोर ऐसी नज़र आती है जैसे कि कलाकार की कूंची या आर्टिस्ट्स ब्रश, और इसी वजह से इस जीनस को नाम दिया गया है पेनिसिलियम। यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर पेनिसिलियम का कॉमन नेम पूछ लिया जाता है या यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्टिस्ट ब्रश के नाम से या कलाकार की तालिका या कलाकार की तूलिका या कूची के नाम से किस फंजाई को जाना जाता है। पेनिसिलियम एक मृतोपजीवी कवक है, सेप्रोफिटिक कवक है। नीली व हरी फफूंद के नाम से जाने वाली यह कवक सड़ी गली सब्जियों, फलों, ब्रेड, मांस, चमड़े की वस्तुओं तथा अन्य फूड स्टफ्स पर पाई जाती है। कुछ जातियां जंतुओं व मनुष्यों में पैरासाइट के रूप में भी पाई जाती है तथा पेनिसिलोसिस नामक डिजीज कॉज करती है। पेनिसिलियम की अधिकांश जातियां हार्मफुल हैं, जो कि वुड अथवा लकड़ी को क्षय करती है। कुछ जातियां पेपर तथा पेपर प्रोडक्ट्स के नष्ट होने का कारण बनती हैं, परंतु कुछ जातियां मेडिसिनली या औषधीय रूप से काम की भी हैं। तो जब हम पेनिसिलियम के आर्थिक महत्व की बात करेंगे तब इन सभी जातियों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि पेनिसिलियम की कायिक संरचना किस प्रकार की होती है। तो इसमें माइसीलियम पाया जाता है या कवक जाल पाया जाता है, जो कि काफ़ी ब्रांच्ड या शाखित होता है तथा खास बात कि यह सेप्टेट होता है, पट्ट युक्त होता है। तो आप पहली बार यह मेंबर देख रहे हैं जिसमें कि हम सेप्टा की अथवा पट्ट की बात कर रहे हैं। यह पट्ट या सेप्टा
जो होते हैं वह सिंपल प्रकार के होते हैं तथा इनसे होते हुए सेप्टा के पोर्स से होते हुए एक कोशिका का साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका से जुड़ा रहता है। पेनिसिलियम में थिन वॉल्ड या पतली भित्ति पाई जाती है तथा इसका हाइफा या कवक सूत्र एक अथवा एक से अधिक न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। हाइफी या कवक तंतु सामान्यतः रंगहीन या हाइलीन होते हैं, परंतु वेजिटेटिव स्टेज के पश्चात जब ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में प्रवेश करते हैं तो सेल वॉल में पिगमेंटेशन अथवा रंग डेवलप होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा सेल वॉल रंगीन बन जाती हैं। इस चित्र में आप पेनिसिलियम के कवक तंतु की संरचना तथा इसकी कोशिका की संरचना को विस्तार से देख सकते हैं। तो यह फंगल हाइफी का एक भाग दिखाया गया है जिसमें बीच बीच में आपको सेप्टम या पट नज़र आ रहे हैं और साथ ही आप देख रहे हैं कि प्रत्येक सेप्टम में छिद्र पाया जा रहा है जिसके द्वारा संपूर्ण हाइफी का साइटोप्लाज्म कॉन्टिन्यूएशन में एक दूसरे से संपर्क में बना हुआ है। सेल वॉल काइटिन की बनी हुई रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में ऑयल ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं और न्यूक्लियस भी उपस्थित रहता है। तो पेनिसिलियम की कोशिका यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। तो इसमें आप सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि राइबोसोम्स, न्यूक्लियस इत्यादि देख पा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, वैक्यूल तथा इसमें रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में ऑयल ग्लोब्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। सेप्टा पाया जाता है तथा सेप्टा में एक सिंपल पोर उपस्थित रहता है। तो इस प्रकार से यह है पेनिसिलियम के हाइफी की तथा उसकी एक सेल की डिटेल्ड स्ट्रक्चर। पेनिसिलियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कवक है क्योंकि वंडर ड्रग के नाम से जाने जाने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है वह इसी कवक से प्राप्त होता है, अतः इसका औषधीय महत्व भी अत्यधिक है। यहाँ पर हम एक अंतर जान लेंगे होमोकैरियोटिक तथा हीट्रोकैरियोटिक माइसीलियम के बारे में। होमो यानी सम, कैरियोटिक यानी केंद्रकीय। तो यह ऐसे कवक सूत्र होते हैं जिसमें कि पाए जाने वाले सभी के सभी केंद्रक एक ही प्रकार के होते हैं या एक ही माइसीलियम या हाइफी से संबंधित होते हैं। इसके विपरीत दूसरी स्थिति है हीट्रोकैरियोटिक अवस्था या विषम केंद्रकीय अवस्था। इस अवस्था में एक कवक सूत्र में जेनेटिकली डिफरेंट प्रकार के न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। कभी कभी दो या अधिक स्ट्रेन्स के हाइफी जो होते हैं इनके एनास्टोमोसिस यानी आपस में गुथने से, युग्मन से इस प्रकार के हाइफी बन जाते हैं जिनमें कि दोनों कवक सूत्रों के न्यूक्लियस या हम यह भी कह सकते हैं कि जेनेटिकली दो अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से वह माइसीलियम जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियस पाए जाएं उसे कहा जाता है हीट्रोकैरियोटिक अथवा विषम केंद्रीय माइसीलियम। पेनिसिलियम में जनन 3 प्रकार से हो सकता है। कायिक जनन जो कि फ्रेगमेंटेशन या विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन में कवक तंतु या फंगल हाइफी किसी दुर्घटना के कारण अथवा किसी बायोलॉजिकल घटना के कारण छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में या खंडों में टूट जाता है। प्रत्येक फ्रेगमेंट
लगातार डिवाइड करता है तथा नए कवक सूत्र का निर्माण कर देता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है विखंडन अथवा फ्रेगमेंटेशन। इसके अतिरिक्त पेनिसिलियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी रिपोर्ट किया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कोनिडिया बनते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, एंथ्रीडिया तथा एस्कोगोनिया का निर्माण होता है। तो चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम विस्तार से पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन सामान्यतः कोनिडिया के निर्माण के द्वारा होता है। कोनिडिया नॉन मोटाइल यानी अचल बीजाणु के रूप में बनते हैं। कोनिडिया की उत्पत्ति कोनिडियोफोर पर होती है। पेनिसिलियम में कोनिडियोफोर की संरचना एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है। इसकी संरचना पर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसमें चित्र की सहायता से विभिन्न भागों का वर्णन पूछा जाता है। कोनिडियोफोर एक शाखित संरचना है जिसमें कि प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अनेक प्रकार की शाखाएं उपस्थित रहती हैं। पेनिसिलियम का कोनिडियोफोर देखने पर कलाकार की कूंची के समान या आर्टिस्ट के ब्रश के समान नजर आता है। इसी संरचना के आधार पर ही पेनिसिलियम को यह कॉमन नाम दिया गया है, आर्टिस्ट्स ब्रश। तो चलिए देखते हैं इसके कोनिडियोफोर की विस्तृत संरचना। कोनिडियोफोर किसी भी हाइफी के शीर्ष पर उत्पन्न होता है। कोनिडियोफोर एक निश्चित लंबाई तक ग्रो करता है और फिर इसमें ब्रांचेस बन जाती हैं या इसमें शाखन शुरू हो जाता है। अल्टीमेट ब्रांचेस को विशेष नाम दिया जाता है मेट्यूली। मेट्यूली पर अनेक फ्लास्क शेप क्लस्टर डेवलप होता है या फ्लास्क शेप शाखाएं डेवलप होती हैं, जिसे कि स्ट्रिगमेटा के नाम से जाना जाता है। और इसी स्ट्रिगमेटा के एंड पर कोनिडिया का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त पेनिसिलियम की कुछ स्पीशीज में मेट्यूला से पहले भी कुछ ब्रांचेस पाई जाती हैं, जिन्हें कि रैमी कहा जाता है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि प्राइमरी ब्रांचेस के रूप में रैमी, सेकेंडरी ब्रांचेस के रूप में मेट्यूली तथा टर्शरी ब्रांचेस के रूप में स्ट्रिगमेटा पाए जाते हैं। कोनिडियोफोर पर कोनिडिया डेवलप होते हैं, जो कि अलग अलग रंग के हो सकते हैं, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज तथा कोनिडिया का यह अलग रंग पेनिसिलियम की अलग अलग स्पीशीज को डिफ्रेंशिएट करने में, पहचानने में सहायक होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, आपको डिटेल्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रही है कोनिडियोफोर की। तो यह कोनिडियोफोर है जिसकी ब्रांचेस रैमी या रैमस, इसके पश्चात सेकेंडरी ब्रांचेस मेट्यूली, सेकेंडरी ब्रांचेस के ऊपर ये आपको उंगली नुमा प्रवर्ध नज़र आ रहे हैं, जिन्हें हमें स्ट्रिगमेटा के नाम से जाना जाता है। चूँकि ये उंगली नुमा है, इसलिए इन्हें फिलिएड्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पर आपको कोनिडिया नज़र आ रहे हैं। कोनिडिया स्मॉल ओवल अथवा राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि स्ट्रिगमेटा पर डेवलप होते हैं। स्ट्रिगमेटा का जो टिप होता है वह थोड़ा सा फूल जाता है तथा इसमें पाया जाने वाला न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। इन्हीं डॉटर न्यूक्लियस में से एक कोनिडिया का निर्माण करता है तथा दूसरा पुनः इस प्रोसेस में भाग लेता है। तो इस प्रकार एक चेन के रूप में कोनिडिया बनते हैं। बनने के पश्चात यह कोनिडिया मुक्त हो जाते हैं, वायु के द्वारा अलग अलग स्थानों पर पहुंच जाते हैं तथा
जैसे ही यह किसी फेवरेबल सबस्ट्रेट पर गिरते हैं यह अंकुरित होना प्रारंभ कर देते हैं। तो फ्री होने के पश्चात, मुक्त होने के पश्चात जैसे ही इन्हें सबस्ट्रेट मिलता है यह ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जर्मिनेशन करते हुए कोनिडिया का जो न्यूक्लियस होता है वह अनेक बार डिवाइड करता है, जिससे बहुत से पुत्री केंद्रक बन जाते हैं या डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। यहाँ पर जर्म ट्यूब बड़ी होने लगती है और बड़ी होने के साथ साथ इसमें सेप्टा का भी निर्माण शुरू हो जाता है और इस तरीके से एक सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट नए फंगल हाइफी का निर्माण हो जाता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो कोनिडियोफोर पर कोनिडिया का फ्री होने के पश्चात जर्मिनेट होकर पुनः नए कवक सूत्र का निर्माण कर देना। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो यह था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगले वीडियो लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।